नमस्कार, मैं ऋषि सिंह परिहार और आज मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर शिवानंद द्विवेदी जी। आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार भैया। मैं आपसे कुछ आपकी पर्सनल कुछ प्रोफेशनल लाइफ जैसे मैं आपको देखता हूँ सामाजिक कार्य में जिस तरह आप लगे हुए हैं, कुछ आज मेरे आपसे कुछ सवाल और जवाब हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन का सफ़र कैसा रहा? बचपन का सफ़र हमारा गांव से ही प्रारंभ हुआ और हम एक ग्रामीण परिवेश में पूरी तरह से पले बढ़े और प्रारंभिक शिक्षा हमारी कैथा स्कूल से, प्राइमरी पाठशाला से प्रारंभ होकर के फिर तीसरी क्लास से हम अमीलिया स्कूल यहीं पे है, वहाँ पे गए जी। तब वो 5वीं तक हुआ करती थी उस समय। 5वीं तक हमारी पढ़ाई हुई। इसके बाद हम फिर लगभग 6 महीने के लिए टीकमगढ़ गए। हमारे छोटे वाले एक चाचा थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ाने के लिए व्यवस्था उन्होंने। लेकिन मुझे कुछ वहाँ का उस समय छोटा भी था और घर से ज़्यादा लगाव था, तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था मुझे टीकमगढ़ में रहना जी। तो मैं वहाँ से चला आया था। फिर मैं हिनौती स्कूल में पढ़ा 6वीं से लेकर के 10वीं तक जी। और हमारे ग्याराम गुप्ता थे, वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे यहाँ पर, क्योंकि स्कूलों में उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था जी जी। तो मैथ्स और इंग्लिश वगैरह अच्छी पढ़ाते थे। और कुल मिला करके प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से पूर्ण होने के बाद फिर मार्तंड क्रमांक 1 में 11वीं और 12वीं जी। फिर मॉडल साइंस कॉलेज में हमने बैचलर कंप्यूटर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इस तरह से जी जी। इसके बाद मैं IIT की जो एक जॉइंट एडमिशन फॉर MSc करके ऐसा होता है मास्टर कोर्स के लिए, मेरा मैथ्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था, शुरू से ही था जी जी। तो उसमें अपीयर हुआ और फिर सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे मैं गया और पढ़ाई लिखाई किया, MSc अपना मास्टर्स IIT बॉम्बे से। जी जी। और आप जर्मनी भी गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ का सफ़र कैसा रहा बाहर का? हाँ। क्योंकि एक छोटे से गांव से इतने बड़े शहर का सफ़र थोड़ा पहली बार बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कोई भी हो गांव से अगर कोई बाहर जाता है, शहरी जाता है तो उसको बड़ा, और फिर आप तो बाहर गए, विदेश गए, तो वहाँ का सफ़र कैसा रहा? आप सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पढ़ाई जब हम बॉम्बे गए IIT बॉम्बे, तो वहाँ से काफ़ी एक्सपोजर मिला, क्योंकि आपको पता है कि IIT एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको काफ़ी एक्सपोजर देते हैं जी। और बहुत सारी बातें फिर नहीं रह जाती कि आपको विदेश जाना है या कहाँ जाना है, कैसे वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर्स का वहाँ पे सेमिनार्स होते रहते हैं, उनके कार्यक्रम होते रहते हैं, वर्कशॉप होते रहते हैं जी जी। आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं जी। और वहाँ की एजुकेशन का जो कल्चर है उससे आपका एक तरह से एक्वेंटेंस अच्छा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हमें लगता है कि इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि आपको विदेश जाना है कि देश में रहना है, तो इतना कोई विशेष नहीं था। अपन 2003 में वहाँ पे MSc किए और फिर लगभग 1.5-2 साल के आसपास इंडिया के विभिन्न जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, जैसा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस और आपका चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और साथ में कुछ IIT, इस तरह से यहाँ पे रह के हमने कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस और लिया और कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद फिर हम टच में आए और बाहर गए विदेश। वहाँ पे जाने के बाद यूरोप में फिर सबसे पहला हमारा विजिट 2005 अक्टूबर में रहा और जर्मनी में अपन गए। वहाँ पे 2 हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक इंटरनेशनल मैक्स प्लांक रिसर्च स्कूल थी, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट लेप्जिग में कहलाता है वो, और वहाँ पे स्कॉलरशिप था। और एक TU डार्मस्टैट में, डार्मस्टैट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरह से कहते हैं, जैसे आपके IIT होते हैं इंडिया में, वैसे वहाँ पे TU कहलाते हैं, टेक्निक्स यूनिवर्सिटी, इस तरह से उनका एक टर्म होता है जर्मन में। इंग्लिश में उसका मतलब होता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो 7-8 इस तरह से उनकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। डार्मस्टैट एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हमारे सब्जेक्ट का अच्छा खासा एक्सपोजर था और फिर मैंने उसको ज्वाइन किया अक्टूबर 2005 में और फिर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट हुआ। एक आपसे बहुत बड़ा सवाल है कि आपके पास इतना टैलेंट होने के बाद आपने जॉब क्यों नहीं की, और कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे IAS का एग्ज़ाम देना चाहिए? नहीं, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से मतलब कहते हैं। सबको आश्चर्य भी होता है कि ठीक है, मतलब इतना कुछ एक तरह से पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फिर व्यक्ति एकदम सीधे अपने विलेज या अपने देश में आने के बाद मतलब लोगों को आश्चर्य होता है, इस तरह से प्रश्न करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आप एक फील्ड कोई भी चूज कर सकते हैं। हम मैथ्स में थे, हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट था, निश्चित तौर पे हमने अपना आई ट्राइड टू गिव माई बेस्ट टू द मैथमेटिक्स एंड उसका मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि जिस स्तर से हम उठे और बढ़े
और वहाँ तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पे एक महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशंस था, जी एक सब्जेक्ट के प्रति लगाव था, जी एक डेडिकेशन था, जी तभी हम उसको फॉलो अप कर पाए। क्योंकि हमारे टाइम पे थ्योरेटिकल साइंस में, विशेष तौर पे मैथमेटिक्स में, जी आप ये नहीं सोच सकते कि कोई व्यक्ति रिसर्च करने के लिए जाएगा। जी मैथ्स का उतना ही रहता था कि ठीक है, हमें मैथ्स आनी चाहिए भाई, हमें कोई कंपटीशन निकालना है, जी या कि हमें कुछ, जैसे आप कह रहे हो IAS बनना है, या PSC वगैरह में अपीयर होना है, या हमें मैनेजर बनना है, या फलाना ढिकाना, जी, जो भी है इस तरह से। जी जी लेकिन नोबडी थॉट दैट वन कैन रियली थिंक ऑफ मेकिंग अ कैरियर, अ रिसर्च कैरियर, जी अ प्रोफेशनल करियर इन मैथमेटिक्स। तो जी। ये बहुत ही ज़्यादा एक वो था, और निश्चित तौर पे हमारा चूँकि लगाव था, और अभी भी हमारा है, वो लॉन्गिंग है। जी लेकिन फिर मैं जर्मनी जब गया तो वहाँ पे 2007-8 तक मैंने काम किया। फिर मैंने प्रोजेक्ट चेंज किया, इटली में गया। इटली में मैंने एक अन्य प्रोजेक्ट में काम किया 2012-13 तक, जी 12 तक, और लगभग 5.5-6 साल, 7 साल के आसपास मैं टोटल इस ड्यूरेशन में रहा। जी और उसमें से कुछ समय मैंने फिर इंडिया में भी दिया। जी पुर्तगाल भी था, स्पेन था, जी फ्रांस था, सभी जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे थे, तो हमारा कनेक्शन था, और लोगों को मैं विजिट करता था जी। पेपर प्रेजेंट करने के लिए, या रिसर्च वर्कशॉप में सम्मिलित होने के लिए। जी और एक अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो 2010-11 के आसपास एक मूवमेंट था हमारे देश में, जो करप्शन और सोशल एक तरह से अपलिफ्ट को लेकर के, मतलब कि इसको कैसे बेहतर बनाना है, अन्ना हजारे जी वगैरह का, वो कुछ हमें प्रभावित किया। और उस समय में लगा कि ठीक है, आप मैथ्स में ठीक है बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप शायद आइंस्टाइन या रामानुजन या इस तरह से तो नहीं बन पाओगे। जी तो ठीक है, हमें अंततः एक प्रोफेसर की जॉब रहेगी, और कुछ रिसर्च पेपर रहेंगे। जी मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें, वो उस लेवल का कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते, और कोई बड़ा सा काम। तो मुझे लगा कि क्यों ना चल के समाज के लिए ही कुछ ग्रास रूट से किया जाए। एक ऐसी फीलिंग थी, कुछ कह सकते हैं हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। जी जी मेरी कुछ ऐसी फीलिंग आई, मुझे लगा कि मुझे ग्रास रूट पे चल के लोगों के लिए काम। और एक जो हम देखते थे, एक डिफरेंस था, जी वहाँ की कल्चर और यहाँ की कल्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो बहुत डेवलप्ड लोग हैं, उनका जी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी डेवलप्ड एंड वेरी डिसिप्लिन, जी यू कैन से। और जब आप कंपेयर करते हो इंडिया से, तो यू सडनली फाइंड दैट हियर द पीपल डोंट नो देयर राइट्स, एंड इवन दे नो देयर राइट्स, दोज राइट्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेरी आई मीन राइटली। सो दैट्स द वन थिंग। तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ पे अपन काम करें, थोड़ा सा अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी के लिए। और फिर उस भावना के साथ मैं यहाँ पे आया 2012 के साथ। तो मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। हाँ, IAS की आपने बात करी, मुझे लगा, मैंने बहुत सारे मैं पेपर पढ़ता था। द हिंदू एक बहुत अच्छा अखबार है हमारे देश हाँ, का, हाँ। साउथ इंडिया का, आप मैं जानते पढ़ता, हो, मैं और पढ़ता। ऑल इंडिया में, इनफैक्ट जी। विदेश में भी। जी और मैं आई वॉज वेरी यूज्ड टू ऑफ रीडिंग दैट न्यूज़पेपर जी एंड स्कॉलरली आर्टिकल्स, अपोजिट एडिटोरियल, और सब जी। उस तरह से एडिटोरियल, जी तो जी बहुत अच्छे वो articles। IAS लोगों के लिए बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट बहुत होता अच्छा है। रहता था। और उस चीज़ को जब मैं पढ़ता, और बहुत सारे IAS का ही मैं उसमें देखता, और न्यूज़ वगैरह में भी, तो मुझे लगता है कि इतने सारे IAS हैं, इतने सारे लोग हैं, जी आर दे रियली वर्किंग आई मीन इंडिपेंडेंटली, आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट दे वांट टू जी। डू फॉर द नेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीबडी आर अंडर सर्टेन प्रेशर। जी तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि यदि आप कोई IAS भी बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, जी और आपको नेताओं, भ्रष्टाचारियों और एक तरह से ऐसे तबके के नीचे काम करना पड़े, उनकी सुनना पड़े, जी। जहाँ पे आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर ना पाएँ, आप कुछ बोल ना पाएँ, तो क्या मतलब है? हम इतना मेहनत करें, किताबी कीड़ा बन करके सारी चीज़ें, और अंत में इफ़ वी कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर आवर सोसाइटी, एंड इफ़ वी आर ऑल द टाइम अंडर सम प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर और व्हाटएवर, माफिया प्रेशर, देन व्हाट्स द नीड ऑफ बिकमिंग एन IAS IPS ऑफिसर? तो मुझे लगा कि ये सब कुछ अलग सा ही है, और मुझे लगा कि मैं स्वतंत्र रह के ही, मेरा जो नेचर है जी बहुत इंडिपेंडेंट था शुरू से ही, और मुझे लगा कि मैं जो भी करूँगा, जो भी करना है, वो स्वतंत्र रह के ही काम करूँगा। जी। और आई डोंट वांट टू बी अंडर एनी प्रेशर, कि मतलब मुझे कोई कहे कि हाँ आपको ये करना है, वो करना है। हाँ, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा सोसाइटी के लिए, जो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी हाँ, इस तरह से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे आप इतने छोटे से गांव गए, जर्मनी पढ़ने गए, और वहाँ से आप पढ़ के गांव आए,
और कभी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हमारे इंडिया जैसे वहाँ होनी चाहिए और कुछ वहाँ जैसे हमारे इंडिया में होनी चाहिए, कभी ऐसा दिमाग में आया? हमेशा ही आखिर वही तो चीज़ें थी जो वहाँ से हमें ड्राइव की। जी इट्स ड्राइविंग फोर्स टू थ्रो मी बैक फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वही सारी चीज़ें थी कि जो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा कि वहाँ पे बहुत ही अलग किस्म की चीज़ें। हाँ देखिए, कल्चर उनका बहुत अलग है। जी यदि हम लोग एक ट्रेडिशनल हिंदू हैं या ट्रेडिशनल एक तरह से हम अपने इंडियन हैं, देन वी कैन नॉट जस्ट अडॉप्ट दैट कल्चर। जी उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी लिविंग हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे मैंने कहा कि उनका डिसिप्लिन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर फार बेटर देन इंडिया। एंड आई डोंट थिंक दैट इंडिया कैन इवन बी इवन नियर टू दैट इवन इन 100 years। 100 साल में भी भारत उसके करीब हो जाए उस डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का सही मायना वो लोग समझते हैं। जी तो हमारा एक लोकतंत्र है, जो शब्द है जी डेमोक्रेसी, जी तो डेमोक्रेसी का एक जो सही मतलब है वो लोग समझते हैं वहाँ के लोग। जी दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, देयर ड्यूटी, और मतलब वो बहुत ही, वहाँ पे कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती जैसा वो चाहेगी। मतलब वो नाजी का कभी टाइम था, कभी हिटलर का टाइम था, कभी तानाशाहियों का टाइम था, वो ठीक है, अलग था। लेकिन अभी काफ़ी चेंजेज है वहाँ पे, और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में और अपनी डिसिप्लिन, ड्यूटी और सारी चीज़ों के बारे में। और हमारे इंडिया में वो सारी चीज़ें ना एडमिनिस्ट्रेशन में दिखती हैं और ना उन लोगों में दिखती हैं जो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम उसको स्वयं भी फॉलो नहीं करते हैं, जी है ना। हमें लगता है कि हमारा काम हो रहा है इधर जेब से 100 रुपये निकाल करके, तो हम कोई हर्जा नहीं रहता, हम कह देते थे ले भैया ले लो, हमारा एक काम कर दो। लेकिन वहाँ का आदमी भी वो नहीं निकालेगा, वो रिश्वत नहीं देगा। सामने वाला तो रिश्वत लेगा नहीं, वो तो तय बात है, वो भी मना कर देगा ज़्यादातर। लेकिन वहाँ का आदमी भी रिश्वत नहीं देगा कि हमें ये काम करवाना है। जी और कोई वहाँ पे कचरा नहीं फेंक सकते लोग। यदि आप इंडिया से ज़्यादातर हम जैसे लोग जाते हैं शुरू में, ठीक है, हमारी आदत होती है इधर उधर सब हाँ गड़बड़ करने की, है ना। कुछ भी खाया पिया तो इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, या इधर पिच मार दिया, उधर, ये सब सारी चीज़ें। तो यदि वो हमें देखते हैं ऐसे करते हुए तो वेरी डिसगस्टिंग, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार कहाँ से ये लोग आ गए, क्यों ऐसा कर रहे हैं इस तरह से। तो मतलब हमें स्वयं भी कुछ दिन में शर्म आने लगती है कि यार हमें ये नहीं करना चाहिए। जी और इनफैक्ट हमारे सामने कोई कचरा भी फेंक दिया है वहाँ पे, तो फिर हम स्वयं भी जा करके उस कचड़े को उठा करके उस डिब्बे में डाल देते हैं। हमें स्वयं भी इतनी शर्म से जी आफ्टर सम टाइम कि मतलब हमें स्वयं भी इतना शर्म आने लगती है कि हम उस चीज़ को जा करके वहाँ पे सफाई करेंगे, और हमें ऐसा हम वहाँ पे बन जाएंगे कुछ समय के बाद कि हम भी स्वयं भी डिसिप्लिन हो जाएंगे इस तरह से। मतलब उनका जो सोसाइटी का जो एक उनका एजुकेशन लेवल है, उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी अपनी सोसाइटी के प्रति एक जो समर्पण है, मतलब वो अपने देश को बिल्कुल, अपने सोसाइटी को एक अपने देश और सोसाइटी की तरह मानते हैं। और हम ऐसा नहीं मानते, हमें तो लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो वो कर लेगा, हम ही क्यों करें, ये सब चीज़ें रहती हैं। अच्छा, बचपन से लेकर अभी तक की ऐसी कोई घटना जो अभी तक आपने किसी को ना बताई हो? ये उस बार भी एक प्रश्न था, और ये काफ़ी हद तक रिमेम्बर करना काफ़ी मुश्किल होता है वैसे, है ना, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। लेकिन जब कभी आदमी स्कूल में जैसे किसी को तो नहीं कह सकते अपन कि हमारे ही बीच में सिर्फ हुई है, यदि हम वहाँ पे रहे हों और कोई अन्य व्यक्ति ना रहा हो। लेकिन स्कूल वगैरह में यदि कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई टीचर ने हमें पीट दिया हो या कि मुर्गा बना दिया हो, या किसी कारण वैसे हमने कोई गलती करी हो, वो चीज़ें निश्चित तौर पर हम सबको नहीं बताते हैं। जी जी। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आप गांव क्यों आए? गांव से लगाव एक हमारा शुरू से ही था, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े हैं जी। तो जो समस्याएं एक बचपन से आपके दिमाग में प्रिंट रहती हैं जी, एक छाप रहती है उसकी कि हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की ये समस्याएं हैं जी, वो समस्याएं, ठीक है, हम मेट्रोपॉलिटन में रहते, बाहर का अच्छा एक्सपोजर था, विदेश में भी रह सकते थे, वहाँ से भी ऑपरेट किया जा सकता था इंडिया के मेट्रोपॉलिटन में आकर के, लेकिन हमारा जो टच रहता है वो एक सर्टेन सोसाइटी के ही बीच में रहता। और जो गांवों की वास्तविक समस्या है, हमारा देश आपको पता है, भारत देश 80% से अधिक ग्रामीण है, गांवों में बसता है। अभी भी कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कृषि अभी टेक्निकल हो गई है काफ़ी हद तक, लेकिन कृषि तो है जी। और जो वास्तविक समस्याएं गांव की, हमने ये देखा तमाम जाने के बाद में कि इसको सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति ला नहीं पा रहा है, शायद हम भी ना ला पाएँ जी। अभी भी मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू होता है जी। और फिर इसकी सुनवाई कहाँ होती है
जी सरकारों को उस तरह से सुनना, समस्याओं को सॉल्व करना, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, ग्रामीण विकास की समस्याएं हैं, सब। जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन चीज़ों को टॉप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और एक मीडिया के माध्यम से या एक जो भी है या अपने कार्यों के माध्यम से हम इसे टॉप लेवल तक पहुंचाएं। जी और इसलिए मुझे लगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं कि एक गांव में रह रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो भी है तो है, जो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि गांव में नहीं रहना है, हमें शहर में जाना है, मेट्रोपॉलिटन में रहना है, जी वहाँ से हमें इस तरह से नेतागिरी करना है, ऐसा काम करना है, वैसा जी। काम करना है, बड़ा नाम हो। जी पर वो चीज़ को अपन को, क्योंकि अपन तो ऑलरेडी वहाँ से सब तमाम रिटर्न होकर के आए, जी हमें तो काफ़ी अनुभव उन चीज़ों का हो भी चुका है, तो उतनी लॉन्गिंग उन चीज़ों के प्रति नहीं रही। और जो चूँकि हम जिस भाव के लिए आए, जिस चीज़ के लिए आए, जिस पॉइंट के लिए आए, वो हमें गाँव में ही मिलेगा। जी यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ की समस्याओं को हमें हाईलाइट करना है। जी। और आपने एक बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए, आपने जो गौवंश के लिए जो आपने कदम उठाया है, उसमें सरकार के प्रति क्या राय है? मतलब उन्होंने आपका कितना साथ दिया और क्या मतलब अभी चल रहा है, उसके लिए क्या मतलब प्लान किया आपने? सरकार ने क्या प्लान दिया उसका? सरकार का प्लान गौवंशों के प्रति जी अत्यधिक निराशाजनक है, जी मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार भारत में रही एक लंबे अरसे से, जी और स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक जी जो बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, जी हमारा देश या कि पहले नंबर पर रहता है विश्व में, या कि दूसरे नंबर पर रहता है, या कि तीसरे नंबर पर रहता है। जी। बस यही 2-3 पायदान हैं, इसी में हमारा देश रहता है बीफ एक्सपोर्ट पे। जी कभी पहले पे तो कभी दूसरे पे तो कभी तीसरे पे, और ज़्यादातर ये पहले और दूसरे पे ही रहता है। जी जी तो आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसा देश जहाँ पर गाय की पूजा होती है, जी बैल को नंदी बोला जाता है, जी गौवंशों पर आधारित कृषि रही है, जी सुबह से लेकर के शाम तक गाय गाय ही रटना है, जी उनके गौमूत्र से लेकर के, उनके पंचगव्य से लेकर के, गोबर से लेकर के, हर चीज़ में जी धार्मिक बात कहें तो उसमें जी गाय ही है। जी समस्त देवी देवताओं का, हिंदू धर्म के और सब चीज़ों का गाय में ही समावेश बताया गया है। गाय और एक पीपल का वृक्ष जिसके नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, जी है ना, इस तरह से बताया जाता है। और गाय के मुद्दे को लेकर के इतनी ज़बरदस्त शुरू से ही राजनीति हुई है। जी हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो एक प्रथा, जो एक प्रक्रिया, जो एक विरासत वो छोड़ गए, जी। वो उसके बाद बनने वाली सरकारों ने आगे बढ़ाया। जी वो बीफ ईटर थे, जी उनको बीफ चाहिए था, उनके कार्यकाल में, उनके शासनकाल में बीफ पूरे यूरोप में और तमाम सप्लाई होता था। जी फिर इसके बाद जो पार्टी आई, जो सत्ताधारी मेन पार्टी रही लंबे अरसे तक, कांग्रेस पार्टी रही, जी उसने उस बात को आगे बढ़ाया, पूरे विश्व में बीफ का अच्छा जम के एक्सपोर्ट करवाया। जी कोई नहीं सोचा, जी कोई नहीं सोचा इस बात को कि हम ये क्या कर रहे हैं। जी ठीक है, धर्मनिरपेक्ष आपने देश को बना दिया है, जी जी धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? जी कि जिस देश में, एक तो आप बात कर रहे हो गौतम बुद्ध की बात करते हैं, जी। एक तो महावीर स्वामी की आप बात करते हैं, जी अहिंसा सत्य की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जी, बात जी। करते हैं, उनका प्रचारित करते हैं कि जी। बुद्ध को मानो, बुद्ध को मानो, बुद्ध का संदेश भिजवाओ, जी और ना आप उस बुद्ध का संदेश सही तरह से अडॉप्ट कर पाए, और ना उस महावीर स्वामी का आपने संदेश सही जी। तरीके से अडॉप्ट कर पाए। जी जी तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि हमारा देश एक ऐसे दुविधा में या एक ऐसे उसमें खड़ा है, यहाँ का जो शासन है, यहाँ की जो सरकारें हैं, यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है, जो आज तक निर्णय नहीं कर पाया है कि गौवंशों के लिए उन्हें करना क्या है। जी और जो करना है वो कर रहे हैं, वो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले आपकी पोस्ट देखी थी मैंने गौवंश के लिए लेकर, और सरकार के प्रति आपने कुछ किया था, मतलब कि उनसे कुछ रिक्वेस्ट किया था, तो उसका क्या हुआ अभी फिलहाल? हम निरंतर जब से यहाँ पे आए, हाँ जब से हम मैंने 2012 से देखा है। आए, जी तो 2012 से हमने निरंतर इस बात को प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर से शुरू करके प्रदेश स्तर पर और नेशनल लेवल पर हर जगह हमने इस बात को उठाया हुआ है। जी कुछ मामलों में आपको पता है कि जो पीपल्स फॉर एनिमल के लिए अध्यक्ष हैं श्रीमती मेनका गांधी जी, जो बहुत ही अच्छा इस फील्ड में काम किए हैं शुरू से ही, जी उस समय केंद्रीय मंत्री थी। हमारे गौवंशों के संरक्षण वाले मामले में काफ़ी हद तक उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और काफ़ी हद तक उन्होंने सहयोग किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की गवर्नमेंट उस समय थी, जी और इनको दबाव डाला और इस तरह से कार्यवाही वगैरह करवाने के लिए कि पशु क्रूरता बंद हो, जी न केवल गौवंशों की पर एक जनरल पशु क्रूरता बंद होनी चाहिए। जी
लेकिन पशु क्रूरता पे तो लगाम नहीं लग पाया है कोई विशेष, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में आप देखें तो मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है जी जो सीधे से ये कहता है कि यदि आपने गौवंश का वध किया हुआ है तो आपको 10 साल का सजा होना तय है। जी पर न कोई उसमें सही तरीके से FIR दर्ज होते हैं, न सही तरीके से कोई पुलिस कार्यवाही करती है, न कोई शासन का ही अच्छा रवैया है। जी तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारी बातों को यद्यपि हमने दबाव बनाया है मीडिया के माध्यम से, तमाम हर जगह से, और मीडिया का तो बहुत ही विशेष सहयोग रहा है, मैं ये बताऊंगा, क्योंकि ये जी। सारी बातें आप जब उठाते हैं तो एक नेशनल स्तर तक तब फैलती हैं जब आपका मीडिया साथ देता है। जी और इतने में सोशल मीडिया भी आ गया, तो मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस सोशल मीडिया मिल करके, विशेष तौर पे प्रिंट मीडिया मिल करके जी इस चीज़ को अच्छा फैलाया। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो यहाँ के विपक्ष में सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जी इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ ये इशू पूरे जी। मध्य प्रदेश में, इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ जी कि उसने एक इशू बना लिया कि हम यदि सरकार में आएंगे तो हम गांव-गांव में गौशाला खुलवाएंगे। जी ठीक है, उन्होंने गांव-गांव में तो गौशाला नहीं खुलवाई है अभी तक, जी लेकिन 1000 उन्होंने गौशाला खुलवाई, जो बहुत ही प्रशंसनीय कमलनाथ जी का एक कदम था। निश्चित तौर पर जो काम प्रशंसनीय है वो उसकी प्रशंसा खुले दिल से करनी चाहिए, जी और एक ऐतिहासिक काम कमलनाथ जी ने किया ये 1000 गौशालाएं खुलवाने के लिए। जी बाद में हर ब्लॉक में भी 10-12 और गौशालाएं खुलवाने के लिए प्रोजेक्ट आ गया था, जी लेकिन उनकी सरकार चली गई। अब जी। सवाल ये है कि भाजपा की सरकार आ गई है, जी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ गई है। जी ये सरकार इसके पहले भी 15 साल थी, जी इसने कुछ नहीं किया, गौवंशों के नाम पे मात्र राजनीति की। जी। इन्होंने गौ संवर्धन बोर्ड, ये वो फलाना ढिकाना सब इन्होंने किया, जी और एक गौवंश मंत्रालय वगैरह भी बनवाने का इनका, लेकिन ये सब करने से क्या फायदा? आप ग्राउंड में करो ना। जी एक व्यक्ति आया, उसने 1000 गौशालाएं खुलवाने के लिए प्रपोजल कर दिया, ना उसने 50 ठो बोर्ड बनाया जी और ना ही मंत्रालय बनवाया। जी। आप भी ऐसे कर लो, जी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इशू था ना, वो हाँ। पीड़ा थी किसानों की, जी। वो पीड़ा थी गौवंशों की, कि इन गौवंशों के कारण किसान भी परेशान है, जी और किसानों और अन्य लोगों के कारण, जो पशु विरोधी लोग हैं, उनके कारण गौवंश परेशान है। जी तो आप भी यही करो। आपने तो जिंदगी भर उसके नाम पे राजनीति की है। जी वो तो एक ऐसी पार्टी है जिसने बीफ का एक्सपोर्ट ही शुरू से चालू किया, जी। तो हम उसको क्या कहें? जी वो तो जो कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, जो भी अच्छा कर दिया है तो। जी जी पर आप तो गौवंशों के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले हो। सही। आपने क्या किया? जी आप जनता के सामने क्या बताओगे? क्या सही। किया आपने? वो करके कुछ दिखाओ। तो ये बातें, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। आवाज़ें निरंतर उठ रही हैं, हम शांत रहने वाले नहीं हैं। जी हम जहाँ भी मतलब इस तरह से गौवंश की क्रूरता होती है तो हमारा पहला इशू होता है कि हम उस चीज़ को, हम उस पर काम तो करें ही, जी और उसको हम हाईलाइट करें। जी हम हर एक, यदि एक गाय भी मर गई हो तो हम उसकी फ़ोटो और वीडियो हमें मिल जाता है, तो मैं ट्विटर में जी CM शिवराज सिंह जी को, PM मोदी जी को, और सबको जो भी हैं, हम उनको टैग करते हैं, विपक्षियों को भी टैग करते हैं, सबको टैग करते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी यहाँ पे अवैध बाड़ा बना हुआ है, बसहट में गौ हत्या कांड हुआ है, तो ये कितना बड़ा इशू है। जी जी तो अभी मैंने आपकी कल पोस्ट देखी थी कि ये गौवंश का जहाँ भी बन गया है, अभी कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, और जो भी बनाया है सरकार ने, जो बना दिया है गौवंश, तो वहाँ पे अभी एक भी गौवंश नहीं है अंदर। तो उसके बारे में क्या राय है? उसका आगे क्या प्लान है? कैसे क्या व्यवस्था करेंगे सारी चीज़ें? तो क्या मतलब उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी बात वही है कि 1000 गौशालाएं कमलनाथ सरकार ने जो खुलवाने का प्रयास किया। जी पहली बात तो उनके कार्यकाल में भी जितनी भी सरकार थी टाइम में, जी तो उन्होंने उसको फास्ट काम नहीं करवा पाए, जी काफ़ी स्लो काम चला, जिसकी वजह से वो कंप्लीट भी नहीं हो पाई। जी और चूंकि जो कंप्लीट भी हुई उसमें समिति गठित होकर के फंडिंग का अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो गौशालाएं नहीं चल पाई। जी और आपको पता है कि जब शासन स्तर से कोई प्रयास किए जाते हैं तो आप सिर्फ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से नहीं होता है। जी आप उसमें एक समिति गठित करके अच्छे जिम्मेदार लोगों की या NGO की, या जो भी आप उचित समझें, जी। जो उसके काबिल लोग हों, और उसके लिए आप एक फंड अलॉट होता है। जी वो चीज़ें नहीं हो पाई, वो जी। काम अधूरे रह गए, पूरी गौशालाएं भी नहीं बन पाई हैं। जी। तो वही गौशालाएं हमने अभी सोशल मीडिया में कल परसों ही शेयर की थी। हमारी देखा बांस था की मैंने, गौशाला है, देखा। आपकी हाँ, यहीं पे बांस। हिनौती की गौशाला है, आसपास जो भी इस तरह से इशू जी। आते हैं। जी ये एक सवाल है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सामाजिक जो कार्य आप करते हो, जी ये तो बहुत ही स्पष्ट बात है। जी पॉलिटिक्स को गंदे तरीके से नहीं लेना चाहिए कि उसको जी। गलत ढंग से लिया जाए। जी जी आप अपने तरीके से भी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, हम अपने तरीके से ले जी। सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि मतलब ये तय बात है जी। कि यदि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जी। और कहीं ना कहीं आपकी बातें जब निरंतर नहीं सुनी जा रही हैं उस स्तर पर, जब आप चाहते हैं, क्योंकि हम सोशल वर्कर के तौर पे क्या कर सकते हैं अधिकतम,
हम अपनी बातें उठा सकते हैं। जी मानना या ना मानना तो सरकार का काम है ना। जी सरकार ने यदि खूंटी गाड़ ली कि हमें इनकी बात नहीं मानना है जी तो वो नहीं मानेंगे। जी हम क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऑर्डर लेकर के घूमेंगे। जी तो एक अलग प्रक्रिया है वो तो हम सामाजिक जन जागरूकता वो कर रहे हैं, वो निरंतर सबको पता है। लेकिन यदि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी यदि कुछ ऐसे नियम कायदे जो आपके अंदर हैं जिनको इम्प्लीमेंट होना आप देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे कभी ना कभी ये हो सकता है कि व्यक्ति को पॉलिटिक्स में भी आना पड़े। और चूँकि वो चीज़ें जो आपके मन में है, जो आपकी विचारधाराएं हैं, जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं और आपकी लाइफ उसी में व्यतीत होती जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये विचार बन सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। आपके कार्य के प्रति आपका काफ़ी विरोध हुआ और लोगों ने आप पे हाथ भी उठाया, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमने पिछले बार भी ये चर्चा हमारी हुई थी, दुर्भाग्य से वो इंटरप्ट हो गया था। हर एक काम करिए, चाहे आप अच्छा काम करिए, बुरा काम करिए। बुरा काम करिए तो बुराई है ही है, अच्छा काम करिए फिर भी बुराई है जी। ठीक है, तो आप अच्छा काम करोगे या जो भी काम करोगे उसमें 4 लोग आपका विरोध करने वाले होंगे और हाँ 10 लोग 20 लोग आपका सपोर्ट करने वाले होंगे। या मान लीजिए विरोध करने वाले कम हो अच्छे कार्यों में और सपोर्ट करने वाले आपके ज़्यादा हों, तो विरोध से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। और चूंकि हम तो शुरू से ही यहाँ पे आने के बाद ही विरोध झेल रहे हैं हर तरह का, तो हमें विरोध का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वो विरोध हमें कभी किसी तरह से प्रभावित कर पाया है। और हमारे जो कार्य करने की पद्धति है, जो सिद्धांत है, जो वो उसी तरह से चल रहा है जी। और मैं उन लोगों को बोलूँगा जो ऐसा करते हैं, विरोध करते हैं या कि इस तरह से प्रयास करते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि उनकी ये भावनाएं उचित नहीं है। समाज के लिए मिल करके काम करें सारे लोग और एक अच्छा भ्रष्टाचार रहित और बेहतर समाज बनाने की दिशा में अग्रसर है। और एक सवाल आपसे और है कि आपके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है और आप सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपका जेब खर्च यानी मतलब बहुत सारी चीज़ें पैसे से होती हैं और होती ही होती हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने कहा कि हमारे पास नहीं है पैसे, बिल्कुल सही बात है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है जी। लेकिन हमारे खर्चे भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पे जी। मैं 2 टाइम दाल रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ, या कि मान लीजिए रोटी सब्जी खाने वाला जी। सिंपल सा कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य हुआ कि सिंपल सा भोजन है जी। 2 जोड़ी कपड़े हैं अपने जी, वही चलते हैं, ज़्यादा अपन उसको भी इंटरटेन नहीं कर सकते। एक बाइक जरूर है तो उसको खाने के लिए चाहिए होता है जहाँ कहीं अपन जाते आते हैं जी जी। तो जिन किसी के काम के लिए अपन गए तो लोगों ने थोड़ा बहुत अपना सहयोग कर दिया कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी से ये काम करवाना है तो गुरुजी के लिए कुछ व्यवस्था कर दो जी। तो गुरुजी की थोड़ी बहुत व्यवस्था लोग कर देते हैं, तो उसी से गुरुजी का जीवन और ये उनकी बाइक चल रही है जी। बाकी अब यदि ऐसी कोई अप्रत्याशित स्थिति ना आ जाए जिसमें कोई पैसे की ज़्यादा आवश्यकता पड़े, बाकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत सिंपल है। और एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे कि आपने शादी क्यों नहीं की? आप बजरंग बली के भक्त हैं या सलमान खान के फैन हैं? सलमान खान का तो मैं बिल्कुल ही फैन नहीं हूँ जी जी। ये बात तो मैं आपको बता दूं जी। लेकिन हाँ, क्योंकि कार्य की अधिकता और कार्य के कारण, कार्य में इन्वॉल्वमेंट के कारण इन चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिल पाता जी। और वो इतनी कंपलसरी भी मैं उसको नहीं उचित समझता। तो बस आदमी कार्य में बिजी रहता है और जब आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है इस तरह से, तो आप उन चीज़ों को उतना तवज्जो नहीं देते जी जी। अभी जैसे जो काम आप कर रहे हैं, घर में आपके घर में सदस्य हैं, चाचा जी हैं, आपके बड़े पापा हैं, आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, तो इस काम के लिए आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? इन कामों के लिए ना आपको कोई सपोर्ट मिलेगा ना हमें मिलेगा जी। ना ये लोग जो खड़े हुए हैं, कुछ और लोग जो देख रहे हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। यह हमारे देश में ज़्यादातर एक मेंटालिटी है जी कि इस तरह से कार्यों को सपोर्ट किसी को नहीं मिलता। सिर्फ उनको मिलता है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या बचपन से जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति की रहती है जी। यदि आप राजनीतिक किसी नेता के बच्चे हैं, नाती पोते हैं, तो ठीक है, आपको एक विरासत के तौर पे उस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वो संभालना भी है उनका जी। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, आप गांव समाज के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं और ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं जो यंग जनरेशन, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जनरेशन हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या बदलाव लाना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की जो भी हमारी जनरेशन है, इनको नशा मुक्त होना चाहिए। हमने ये पहले भी चर्चा करी थी और फिर कहूँगा कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो पूरे समाज को बुरी तरह से गिरफ्त में ले रही है जी। और आपको जानकारी ही होगी कि शुरू से जब मैं आया था, इस बात को लेकर के भी एक मेरा बहुत ज़बरदस्त अभियान चला है नशा मुक्ति को लेकर के।
हाँ हाँ मैंने दारू के, गांजा के जो पैकारी करते हैं इस तरह से, मैंने उनको ढूंढ ढूंढ करके पकड़वाया है। जी। लड़कों को लगवा करके पकड़वाया है, बीच में रुकवा करके उनकी गाड़ियां पकड़वाई हैं, पुलिस के हवाले किया हुआ है ऐसे जी, काम। जी। इसका अच्छा खासा विरोध भी हुआ, क्योंकि एक माफिया भी उसमें इन्वॉल्व रहता है जी और उन माफिया से भी आपको लड़ना है। और जी। माफिया ही नहीं, सबसे बड़ी माफिया तो फिर पुलिस का है, जी क्योंकि पुलिस के संरक्षण में सारी चीजें पलती हैं। जी। कोई नई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ, पुलिस विभाग स्वयं इस पर विचार करे। जी क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन देते हो कि अमुक जगह पे दारू बिक रहा है या गांजा बिक रहा है, जी तो पुलिस आपका सहयोग नहीं करती है। तो जी। आपको पुलिस से भी लड़ना है और साथ में माफिया से भी लड़ना है, जो जी। शराब माफिया इस तरह से रहता है। जी तो ये तो लड़ाई एक आम बात है, चलिए ये तो अपने स्थान पे है। जी ये लड़ाई हम कितनी लड़ पाएंगे और कितना हम सक्सेस होंगे एक अलग बात है। जी लेकिन जो सबसे मेन रूट पॉइंट है, जहाँ पे जी। हमें स्ट्राइक करना चाहिए, वो जी। ये है कि जो जनरेशन है जी उसी को हम बता दें, उसी को हम यदि बता दें, कह दें जी। या हमारी बात वो मान जाएं, इस बात को समझ लें कि आपको ये नहीं करना है, जी आपको ड्रिंकिंग नहीं करना है, आपको जी। कोरेक्स नहीं पीना है, जी आपको गोली नहीं खाना है नशे जी। की, आपको गांजा नहीं पीना है। तो जी। ये बात है। तो जनरेशन जो है सबसे ज़्यादा आज कोरेक्स के चपेट में है, आपको पता है। जी और एक ऐसा ये नशा है जो माइंड को नंब कर देता है पूरी जी। तरह से, और पूरे मतलब पूरी तरह से उनकी जो सोचने की, विचारने की, मानसिक जो समझ शक्ति है, उनकी जो एक सोच है, वो पूरी तरह से कुंठित हो जाती है। जी वो अपने भविष्य में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे जब जी। तक कि वो उस नशे से उनको मुक्ति ना मिले। जी तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, जो विशेष तौर पर यंग जनरेशन है, जी कि नशे को वो जी। छोड़ें और एक अच्छा नागरिक होने का दायित्व वो निभाएं। जी और नशा न केवल उनके लिए घातक है, बल्कि पूरे समाज के लिए और उनकी आने वाली जनरेशन के लिए भी घातक है। तो नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, नशे से वो दूर रहें। जी बस उनसे मैं यही कहना चाहूँगा। जी। और एक और सवाल है आपसे, इस चोटी का क्या राज है और इस भगवे का क्या राज है आपका? चोटी का कोई राज नहीं है। और चोटी जैसे कि मैं जब शुरू से ही मेरे कर्ली हेयर रहे हैं, जी मतलब ऐसे जो घुघराले देखा वाले होते हैं, इंस्टाग्राम में देखा आपने देखा होगा। इंस्टाग्राम में मैंने काफ़ी पर्सनल फोटो लगा के रखी जी है। वो अपन का भी कॉलेज लाइफ था, यूनिवर्सिटी लाइफ था, बाहर रहते थे। जी। तो हर व्यक्ति को लगता है उस समय थोड़ा सा फैशन रहता है जी, जी। कि अच्छा दिखना चाहिए, कर्ली जी। हेयर, और थोड़ा सा स्मार्ट दिखना चाहिए, सारी जी। चीज़ें। तो पहले वो था, सारी सब था। अब फिर वहाँ से आने के बाद जब इस लाइफ में अपन प्रवेश किए, तो देखिए वो जो गेटअप है वो आप नहीं रख सकते। जी। उस गेटअप को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आने के बाद, इन लोगों के बीच में आने के बाद, अपने भारतीय लोगों के बीच एक ऐसी वेशभूषा चाहिए, जी एक ऐसा रहन सहन चाहिए जो इनके हिसाब से भी मैच करे जी और आपके कार्यों को भी मैच करे। जी तो फिर चूंकि वहाँ से अब हम आ ही गए, वो चीज़ें हमने छोड़ ही दी, जी तो फिर वो चीज़ हमने चेंज कर दी। और फिर हमने एक चोटी रख ली, जी। छोटी सी हमारी सी चोटी होती थी। फिर धीरे धीरे वो चूंकि ऐसे कर्ली हेयर थे, तो इसी तरह से जुड़ते गए। जी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसका कोई राज नहीं है, ये चल रही है तो चल रही है जब तक इस इच्छा है ईश्वर जी की। जी। आपको खाने में क्या पसंद है? आप शाकाहारी हैं, खाने में क्या पसंद करते हैं आप? गांव में तो बहुत सारी चीजें, हाँ, बहुत सारे हाँ, आइटम्स हाँ, बनते हैं, तो सही क्या बात है। पसंद है आपको खाने बिल्कुल में? शाकाहारी खाने में सिर्फ अब गांव में सामान्य तौर पे, अब हमने आपको बताया वैसे भी अपना सिंपल सा खाना है। जी ज़्यादा अनसन खा के भी ओवरलोड पेट को करना और इस तरह से बीमारियों को आमंत्रित करना भी अच्छा नहीं है। जी। वैसे भी आजकल बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हम सिंपल सा खाना खाते हैं, रोटी सब्जी या कि रोटी दाल, इस तरह से हमारा खाना है। या चावल सिंपल सा, कभी उसे चावल भी हमने कम खाना कर दिया है कुल मिला करके, क्योंकि पेट वेट बढ़ता है, आपका फैट ज़्यादा होता है, निकल आता है, वो भी एक समस्या होती है। तो सिंपल सा खाना है, कोई विशेष हमारी चॉइस नहीं है। शाकाहार में सिंपल से सिंपल खाना अपन खाते हैं। जी। तो ये था आज भैया जी के साथ का कन्वर्सेशंस। और इनके साथ जुड़े रहने के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, इनका कांटेक्ट नंबर है, आपका कांटेक्ट जी जी, मेरा कांटेक्ट नंबर है। वैसे तो ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में जुड़े हैं, सबको हमारा नंबर पता है। जी लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 9589152587। मतलब हिंदी में बोल देता हूँ, 9589152587। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप जब भी कोई समस्या हो, हमारे लायक आप उचित समझें, जिसमें हम अपना योगदान कर पाएँ, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी कि हम आपके काम आ पाएंगे। आप ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि।